हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके पसंदीदा यूट्यूब प्लेटफॉर्म नोट्सबुक ग्लोबल एकेडमी पे। आज हम लोग देखेंगे कि कैसे जो ऊर्जा है उसका प्रभाव इम्पैक्ट इस समय दुनिया पे पड़ा हुआ है। खासकर ईंधन की हम लोग बात कर रहे हैं। ईंधन का प्रभाव कैसे ऑन द ओवर वर्ल्ड पे, जैसे यूरोपियन कंट्रीज़ हो गए या यूएसए हो गया, इवन जो है भारत भी हो गया, यह इन सभी देशों पे कैसा इसे का इम्पैक्ट पड़ा हुआ है। किस खासकर ये जो इम्पैक्ट पड़ा हुआ है, आप सभी को पता होगा कि जो ओपेक कंट्री है, जैसे खाड़ी देशों के अधिकतर देश, एक वेनेजुएला भी उसमें शामिल है ओपेक में, तो ये देश जो है तय करते हैं, जो क्रूड ऑयल्स होते हैं उनका मूल्य तय करने का काम करते हैं। लेकिन इनका मूल्य और भी तरीके से तय होता है, जैसे वैश्विक अस्थिरता। वैश्विक अस्थिरता इतनी बड़ी मात्रा में फैली हुई है, जो पश्चिमी एशिया में जो उथल पुथल मचा हुआ है उसके कारण, कि आपको दिखाई देगा कि हार्मोन जल संधि पर भी कब्जा कर लिया गया। हालांकि है ही उसका अधिकार ईरान का, और उसने उसको बंद रखा है। अब बंद रखने के कारण बहुत सारे जो क्रूड ऑयल्स हैं वह आयात नहीं हो पा रहा है, और इसके कारण वैश्विक बाजार में यह क्रूड ऑयल का जो रेट है वह दिन प्रतिदिन हाइक होता चला जा रहा है, अर्थात बढ़ता चला जा रहा है। तो अगर क्राइसिस की बात किया जाए तो एक तरह से क्राइसिस तो है ही, जैसे इसका शॉर्टेज तो होगा, इसका इम्पैक्ट तो होगा। अब आपको पता है कि अगर सप्लाई चेन बाधित होती है, डिमांड वैसे रहता है, तो किसी वस्तु का मूल्य जो है बढ़ जाता है। ठीक वैसे ही अलग अलग देशों पे इसका इम्पैक्ट पड़ा हुआ है। लेकिन इस स्थिति में भारत सरकार अपने उपभोक्ताओं को राहत देने का काम कर रही है, अर्थात जो उस पर एक्स्ट्रा चार्ज लगते थे, टैक्स लगते थे, उसको गवर्नमेंट ने हटा दिया है, ताकि लोगों को परेशानियों से न जूझना पड़े। तो इसका मतलब ये हुआ कि उसका अतिरिक्त मूल्य, हालांकि ये तो आपको देखने को जरूर मिलेगा कि मुख्य रूप से जो बैरल पे मिलता है, अर्थात जो क्रूड ऑयल्स मिलते हैं, बिकते हैं जहाँ से, वहाँ पे जो है रेट उसका हाइक हो चुका है। लेकिन भारत में उसका क्यों नहीं इम्पैक्ट पड़ रहा है? उसका कारण है कि गवर्नमेंट ने उसको जो हाइक हुआ प्राइस है उसको खुद गवर्नमेंट भुगतान कर रही है, उपभोक्ताओं से नहीं ले रही है। इस वैश्विक महामारी में थोड़ा सा राहत देने का काम कर रही है गवर्नमेंट। इसमें आपने अलग अलग ईंधनों के बारे में देखा होगा, सुना होगा, और यह कब तक समाप्त होगा ये अस्थिरता, ये कुछ नहीं कहा जा सकता है। क्योंकि इसकी मतलब एक मांगे चल रही थी, 15 सूत्री मांगे थी, जो कि पाकिस्तान के द्वारा अमेरिका जो है पेश किया था। इवन इसके पेश करने के बाद भी ट्रंप के रवैये में कोई भी परिवर्तन नहीं आ रहा है, और भी उसका रवैया बदलता जा रहा है। और उस पर ट्रस्ट करना भी विश्व के लिए मतलब लाजमी नहीं है, इसलिए ईरान शायद इसलिए भी वह उस पर ट्रस्ट नहीं कर रहा है। इवन उधर से तो 15 सूत्री मांगों के लिए वह कर रहा है, और अभी बयान आ रहा है कि एक्स पे उसने ट्वीट किया है कि ईरान मेरे से मतलब मुझसे माफ़ी मांग रहा है, और कह रहा है कि हम तुम्हारे जो है तेल टैंकर्स को छोड़ देंगे और हमको माफ़ कर दीजिए और युद्ध जल्द से शांत कीजिए। अगर ईरान ऐसा ही करने वाला होता या ऐसा ही करता, तो वह अमेरिका के जहाज़ों को या हार्मुज जल संधि को बंद अभी तक क्यों रखा? और अभी हाल फिलहाल में अपने पिछले दिनों देखा कि ईरान साफ साफ कहा कि ईरान जो हार्मुज जल संधि है वो केवल अपने मित्र देशों के लिए खोला है, जैसे भारत है, रूस है, चाइना है, इनके लिए खुला रखा है। तो फिर यह किस दावे पे ऐसा कर रहा है? अब इस स्थिति में जब ये 15 सूत्री मांगों के लिए बात की जा रही है और इसमें ऐसे चीज़ें अगर आएंगी, तो लाजमी है कि यह कहीं ना कहीं एक मंत्रणा नहीं, या एक तरह से आप कह सकते हैं कि यह अस्थिरता रोकने का प्रयास नहीं हो सकता है। एक तरह से आप अस्थिरता रोकने के लिए प्रयास करने के लिए पाकिस्तान को मध्यस्थता के लिए भेज भी रहे हो, और दूसरी तरफ से कह रहे हो कि नहीं अगला आदमी मुझसे माफ़ी मांग रहा है। अगर उसके दिल पे यह बात जो है लग गई, तो फिर वह क्या करेगा? आपको समझ में आ ही रहा है। तो ये सारी चीज़ें है। ये ट्रंप जो है यह वास्तव में जब से आया हुआ है ना, यह तहलका मचा। इवन वहाँ की सुप्रीम कोर्ट ने भी उसको टेरिफ के चलते जो चीज़ें कही थी, उसके बावजूद भी वो अपनी बात जो है मतलब अपनी लत से बाज नहीं आया। अब हो सकता है कि ये भी उसको न रास आया हो और समझ में ये आया हो कि बाद में फिर सुप्रीम कोर्ट में जो है मैं जाऊंगा और फिर ये मामला जाएगा, तो टेरिफ से तो मैं नहीं बढ़ा पाऊंगा, टेरिफ कम कर दिया गया, वैश्विक लेवल पे सभी देशों पे समान टेरिफ लगाया, तो इस तरह से अस्थिरता फैला दिया। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये जो अस्थिरता फैली हुई है, इन सब के पीछे क्या कारण है, आपने पिछले वीडियो में मेरा ये वीडियो देखे होंगे, इसी चैनल पे है, तो आपको समझ में आई होगी कि कौन ऐसी स्थिरता है। इवन पिछले दिनों जो मैं मतलब आज से 2-3 दिन पहले बताया था कि कैसे
वहाँ से मैनेज किया जा रहा है, ऑपरेशन संकल्प क्या है, या किस तरह से वहाँ पे ब्राज़ील ने अपने वहाँ मैनेज किया इस सारी चीज़ों को। जो ऐसा नहीं कि पहली बार एक क्राइसिस देखने को मिल रहा है विश्व में, इससे पहले भी लगभग 3 क्राइसिस हो चुके हैं। तो वहाँ से कैसे संभला यूएसए और यूएसए कह रहा हूँ, ब्राज़ील, और अपने आप को कैसे वो वहाँ से ढालते चले हुए मतलब आगे बढ़ गया। ठीक उसी की कहानी मैं इंडिया के संदर्भ में भी आपको सुनाया बताया, उसमें जो भी पूरा तथ्यों पे आधारित था, है ना। एथेनॉल ब्लेंडिंग में भी आप देखेंगे तो एथेनॉल उत्पादन में सबसे नंबर 1 पे जो है यूएसए है, सेकंड में ब्राज़ील है और थर्ड पे इंडिया है, लाजमी है। तो इस तरह से मैंने वहाँ पे समझाने का काम किया है, आपको बताया है कि कौन कौन ऐसे पॉइंट है जिसे इंडिया जो है, इंडिया को सीख मिल लेनी चाहिए, या आगे जो है हमको किस रणनीति के लिए तैयार रहना चाहिए, किस ईंधन पर निर्भरता बढ़ानी चाहिए और किस तरह से हमारी रणनीति होनी चाहिए। इसके लिए मैंने सारी वीडियो में बताया है, आप वहाँ देख सकते हैं। तो अभी जो है फिलहाल इसका असर तो सभी जगह सभी सेक्टरों में दिखाई देगा। इवन आप जो है एलपीजी को ही ले लीजिए, एलपीजी में जो है उसकी शॉर्टेज के चलते आपको दिखाई देगा उसका दाम हाइक हो गया है। हालांकि जो रिफिल्स से मिलते हैं, रजिस्टर्ड जो होते हैं, उनका हाइक उतना नहीं हुआ है, उनको उतना प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन जो वाणिज्यिक सिलेंडर्स हैं एलपीजी के, उनके दाम जो है उसके रेट हाइक हो गए हैं इसके शॉर्टेज के चलते। बहुत सारे पेट्रोल पंप आपने पिछले दिनों देखा होगा, प्रयागराज से लेके आगे भी बहुत सारे ऐसे जो मेसिव आपको दिखाई देगा कि जो सिटीज़ हैं, जैसे प्रयागराज की मैं बात कर रहा हूँ, और भी कुछ सिटीज़ हैं, वहाँ पे शॉर्टेज हो गया था। दिन भर रात भर पेट्रोल पंप बंद रहे थे, बहुत सारे पेट्रोल पंप बंद रहे थे। तो यहाँ पे प्रभाव पड़ा, वहाँ पे लाइनें कतारें आप देखे होंगे लंबी लंबी, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो गवर्नमेंट कट एक्साइज ड्यूटी जो लगता था, उत्पादन शुल्क जो लगता था, उस पर ₹3 1 लीटर पर जो है पेट्रोल पे उसने किया है, अर्थात टू नील ऑन डीजल एमिड मिडिल ईस्ट टेंशन। जो मिडिल ईस्ट में टेंशन बना हुआ है उसके कारण गवर्नमेंट ने यह मुख्य रूप से इनिशिएटिव लिया हुआ है। अब आप देख सकते हैं एक चार्ट आपके पास है कि G20 जो कंट्रीज हैं उनमें से किन पे कितना इम्पैक्ट पड़ा हुआ है इस क्रूड ऑयल के रेट बढ़ने के कारण। तो आपको दिखाई देगा इटली में 47.4% चेंजेज आए हैं, यानी यूरो में अगर देखा जाए इटली में यूरो करेंसी में तो 1.56 के आसपास वहाँ पे 1 फरवरी के आसपास प्राइस था। वही आप देखें मार्च में 2.3%, अर्थात लगभग हाइक वहाँ पे किया है, लगभग 50% ही आप मान सकते हैं, लगभग 50% के आसपास जो है वहाँ पे हाइक हो गया है किसका, क्रूड ऑयल का दाम, और उससे डीजल पेट्रोल ये सारे महंगे हो गए हैं। यूएसए देखिए, अच्छा इसका कारण क्या है कि इटली यूएस और यूरोप में इतने ज़्यादा महंगा हो गए, क्योंकि वह डायरेक्ट एक तो कन्फ्लिक्ट चल रहा है रसिया से, तो रसिया से ऑयल नहीं खरीद रहा है, भारत से खरीद रहा है, और भारत के पास खुद सोर्स नहीं है, भारत किसी तीसरे से खरीदता है। तो भारत जब किसी तीसरे से खरीद रहा है, वहाँ से सोर्स से मिलने वाला जब ऑयल है वो महंगा हो गया, तो भारत लाजमी है कि महंगे दाम पे बेचेगा, तो इसलिए यहाँ पर हाइक होना लाजमी है। यूएसए में खुद देख लीजिए आप, 0.77 था 1.13, मतलब लगभग 46-47% यहाँ भी बढ़ गया है। ऑस्ट्रेलिया में लगभग 42% बढ़ गया है, कनाडा में 25%, 25.5% बढ़ गया है, चाइना में भी 23% इसका इम्पैक्ट देखने को मिला है, तुर्की में भी देखने को मिला है इसका इम्पैक्ट, इवन फ्रांस में भी देखने को मिला है, जर्मनी में 16-16.5% आपको देख सकते हैं, यूके में जो है वह मुख्य रूप से आपको दिखाई देगा 9.5%, जापान में 8.5%, 8.2% के आसपास दिखाई देगा, ब्राज़ील में थोड़ा सा असर इसका कम दिखाई देगा 5.6%। इसके लिए मैंने कहानी आपको बताई थी ब्राज़ील की कि कैसे जब पहली बार तेल संकट हुआ था तो अपने आप को संभालना शुरू किया ब्राज़ील, और कैसे अपने आप को उस स्थिति में खड़ा किया है जहाँ पे ऑयल संकट जब होगा तो उस पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ने वाले नहीं हैं। तो इसलिए ब्राज़ील में आपको दिखाई दे रहा होगा कि इसका इम्पैक्ट नहीं पड़ा है। इवन इंडिया पर भी इम्पैक्ट नहीं पड़ा है, लेकिन उसका कारण ये नहीं है कि अपने आप को इंडिया उस तरह से बना लिया, नहीं, उसका कारण है कि गवर्नमेंट जो है वो एक्स्ट्रा जो चार्ज लगता था उसको पे गवर्नमेंट कर रही है, एक्साइज ड्यूटी अलग से नहीं लगा रही है, इसलिए इसके रेट में परिवर्तन आपको नहीं दिखाई दे रहे हैं, उतना ही कि उतना ही है। पहले भी 94.77 था पेट्रोल की मैं बात बता रहा हूँ पर लीटर, अभी 94.77 ही है, नॉर्मल पेट्रोल की बात किया जा रहा है। सऊदी अरबिया में भी चेंज लगभग नहीं के बराबर है, इंडोनेशिया में भी आपको दिखाई देगा कि नहीं के बराबर चेंज जाएंगे। तो वहाँ पे खाड़ी देशों में तो कोई बात नहीं, लेकिन बाकी और देशों पे देखिए कैसे इसका इम्पैक्ट पड़ता हुआ नजर आएगा, है ना। अब इसका अगर इससे क्या आपको सीखने को मिलेगा कि एक तो इम्पैक्ट यहाँ पड़ रहा है, दूसरा डिपेंडेंसी यहाँ पे समझ में आ रही है कि यहाँ पे स्वायत्तता या एक अलग सेक्टर की कितनी बड़ी मांग होनी चाहिए, या कितनी बड़ी जो है यहाँ पे क्रिएटिविटी होनी चाहिए, वो चीज़ जैसे ब्राज़ील के बारे में मैं एग्जांपल में बता रहा था, ठीक वैसे ही अब इस पे अगर क्रूड ऑयल का मूल्य ऐसे हाइक हुआ है तो वहाँ उन देशों में समझिए कि कितने बड़े लेवल पे वाणिज्यिक स्तर पे आपको दिखाई देगा कि जो परिवहन है,
उनके जो किराया है उसमें बढ़ोतरी हुई होगी। क्यों? क्योंकि लाजमी है कि जो परिवहन चल रहा है वह इससे चल रहा है, क्रूड ऑयल से जो चल रहे हैं, जैविक ईंधन से जो चल रहे हैं, उनके किराया बढ़े होंगे, बढ़ोतरी हुई होगी उनमें। अब उसकी किराए में बढ़ोतरी होगी, जो ट्रांसपोर्टेशन होता है उस पर भी हाइक हो गया होगा प्राइस। अब उस पर प्राइस जब हाइक हो गया तो सीधी सीधी बात आपको ये समझ में ज़रूर आ रही होगी कि वहाँ से जो वस्तुएं हैं उनकी मूल्य जो है वृद्धि हो गई होगी, मुद्रास्फीति थोड़ा सा वहाँ पर भी देखने को मिल रहा होगा। तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। 27 मार्च 2026 को अगर देखा जाए तो भारत सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर करों में भारी कटौती करने की घोषणा की है। क्यों की है, ये सारी चीज़ें मैं आपको बता दिया हूँ। इसका कारण क्या है, क्यों किया गया है, सरकार ऐसा क्यों करना चाह रही है, ताकि इम्पैक्ट यहाँ पे अलग अलग सेक्टरों पे ना पड़े। क्यों? क्योंकि इसका इम्पैक्ट केवल और केवल तेल पेट्रोल खरीदने वालों पर ही नहीं, बल्कि अल्टीमेटली रूप से इसके किसानों पर भी इम्पैक्ट पड़ेगा, जो छोटे व्यवसायी हैं उन पर भी पड़ेगा, और जो कंज्यूमर्स हैं उन पर भी पड़ेगा। क्योंकि जो उपभोक्ता हैं, जो कंज्यूमर्स हैं, जो वस्तुओं का खरीद बिक्री करते हैं, खरीदते हैं, या आम जनता है जो वस्तुओं को खरीदती है, उसके लिए जो वस्तु होगी वो महंगी हो जाएगी। अगर ये क्रूड ऑयल्स के चलते जो मुख्य रूप से जिस पे नियंत्रण केवल भारत का नहीं है और किसी एक देश का नहीं, बल्कि खाड़ी देशों से बहुत सारे क्रूड ऑयल्स आते हैं, तो उसके दाम में बढ़ोतरी होने के कारण अगर यहाँ पर भी इसका प्राइस अगर हाइक कर दिया जाता है, गवर्नमेंट अपने पास से नहीं देती और हाइक रहता, तो इसका मतलब क्या हो गया कि ट्रांसपोर्टेशन पर तो लगता ही लगता, साथ साथ जो है आपको ये भी दिखाई देगा कि जो भी फूड हो गया, या आप कह सकते हैं कि जो भी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हो गया वो भी बढ़ जाता है, जिसके कारण आने वाली जितनी भी वस्तुएं हैं या जितनी भी सब्जियां हैं वो सभी उनका मूल्य जो है हाइक हो जाता, जो कि वास्तविक हाइक नहीं होता। वह जो मूल्य है वास्तविक बढ़ोतरी नहीं होती, वह मुद्रास्फीति के कारण होती। किसके कारण? वह ईंधन के मूल्य के बढ़ने के कारण होती। तो उस स्थिति में न किसानों को फायदा हो पाता, न सरकार को जीडीपी में ग्रोथ होता हुआ दिखाई देता, बशर्ते इसका नेगेटिव प्रभाव पड़ता कि कहीं ना कहीं यहाँ पे जाके जो आम जनता है उसको प्रभाव करता, और उसकी जो खरीदने की क्षमता है, जो क्रय शक्ति है, उसको प्रभावित कर जाता। तो इसलिए यहाँ पे एक गवर्नमेंट के द्वारा इनिशिएटिव लिए गए हैं। वो अलग बात है कि इसका इम्पैक्ट राजकोषीय घाटा पे पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा। जैसे कोरोना काल में आपने देखा बहुत सारे इनिशिएटिव गवर्नमेंट ने लिया था, और उसका इम्पैक्ट जो पड़ा था कोरोना काल के बाद आपको दिखाई दिया कि अगले वर्ष के बजट पर भी उसका प्रभाव दिखाई दिया था। तो बिल्कुल राजकोषीय घाटा पे पड़ेगा। और राजकोषीय घाटा में FRBM जो एक्ट है उसमें आपने पढ़ा होगा कि एकदम निर्धारित है कि इतना % ही जो है राजकोषीय घाटा होना चाहिए, लगभग 3%। लेकिन फिर बढ़ क्यों जाएगा? जैसे कोरोना में भी बढ़ गया था, तो उसमें यह भी एक्सेप्शनल एक पॉइंट एडेड किया गया है कि अगर कोई आपदा आती है, जैसे कोरोना आ गया था या कोई बाढ़ आ गया, प्राकृतिक आपदा आ गई, तो उस स्थिति में ये इसमें चेंजेबल, यह मतलब परिवर्तन इसमें हो सकता है। तो इसलिए आपको ये चीज़ें दिखाई देंगी। तो फिर मिलते हैं हम लोग अपनी अगली क्लास में। आशा करते हैं आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होगी। तो फिर मिलते हैं हम लोग अपनी अगली क्लास में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।